अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशनुमा होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोइम की एक्सरसाइज, और वो पोइम है द न्यू कॉमर। और उसकी एक्सरसाइज चलते हैं, शुरू करते हैं आज। तो आज सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पर, तो है कि अंडरस्टैंडिंग द पोइम। और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, हाउ डू द एनिमल्स फील अबाउट द न्यू कॉमर? What do you think is the main emotions in the poem? आप क्या, जो एनिमल्स हैं वो न्यू कॉमर के बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या इमोशन है इस पोइम को लेकर? द एनिमल्स, इसका आंसर ये देखिए, ये है द एनिमल फील वरीड अबाउट द न्यू कॉमर। द मेन इमोशन इन द पोइम इज फेयर, खौफ। फेयर का मतलब होता है खौफ, ठीक है। पार्ट बी है, there are a lot of negative in this poem. What is the effect of the word no repeated again and again? इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस पोइम के अंदर नो का वर्ड बार बार यूज हुआ है, इसका क्या इफेक्ट है? The repetition of no creates an atmosphere of doubt and fear. यानी कि डाउट, शक पैदा करता है इससे, और खौफ पैदा करता है। What is meant by not even the ghost of a wing? इसका मतलब बताना है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर है। इट मीन्स दैट द न्यू कॉमर हैज नो विंग्स, इट कांट फ्लाई। इसका मतलब है कि जो न्यू कॉमर था उसके विंग्स पर नहीं थे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। फिर है जी, व्हाट डू द ह्यूमन डू इन द रिवर एंड द वॉरन? व्हाट डज दिस एक्शन टेल अस अबाउट द एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमंस? ह्यूमंस क्या करते हैं रिवर पर जाकर, और उनकी इस एक्शन से हमें क्या पता चला, उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? तो जिसका आंसर ये है, ह्यूमन इग्नोर्स द इम्पैसिबल डैम इन द रिवर एंड डिग्स डीपर इन द वारन देन द रैबिट। इट टेल्स अस दैट बिकॉज ऑफ देयर intelligence and resourcefulness, humans can do things that no other creatures can do. इससे हमें पता चला कि humans वो काम भी कर सकते हैं जो कि कोई और मखलूक नहीं कर सकती, ठीक है। फिर है जी ई पार्ट। इस वजह से तो कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, ठीक है। डू यू थिंक दैट दिस पोइम इज फेयर टू ह्यूमन बींग्स? आप क्या समझते हैं कि ये जो पोइम है ये इंसानों के अंदर खौफ पैदा करती है? आई थिंक इट इज़ क्वाइट फेयर फॉर ह्यूमन बींग्स। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी डरावनी है इंसानों के लिए। इट प्रोसाइजेज देयर क्वालिटीज ऑफ fearlessness एंड इनोवेशन, बट ऑल्सो पॉइंट आउट देयर शॉर्टकमिंग्स। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एफ पार्ट पर। Can you imagine a world in which humidity does not kill and kill and kill? What would this world be like? Discuss in your class whether this would be better world. तो ये जिसका आंसर ये है, world would be a somewhat better place if the humidity does not kill and kill and kill. Killing sometimes become necessary to prevent certain eliminations, but killing just for the sake of money, यहाँ पे आना चाहिए था मनी, तो मेरे पास रेज हो गया था गलती से मनी। Killing is a very horrid thing and it should be stopped. यानी कि किसी को पैसों के लालच में आपने मार देना, किसी को हवस के लालच में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बैड वे है। मरना तो खैर सब नहीं है, ठीक है। ये तो हम सब का ईमान है कि हम सब ने एक ना एक दिन मरना है। तो जी चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। there is something new in the witness. Who says this word and to whom? ये किसने कहा और किसको कहा? तो जी इसका आंसर ये है, The polar bear said these to the other animal. Polar bear ने बाकी एनिमल से कहा। What else does the speaker say? स्पीकर ने इसके अलावा और क्या कहा? The speaker says that it saw the shadow of the new things on the glaciers, but it does not left any paw marks. C है, what was the something new that the speaker saw? वो क्या चीज थी जो कि स्पीकर ने कुछ नई चीज, कौन सी चीज देखी? The something new that the speaker saw was a human being. वो इंसान थे। Who else
Who else hear this news? तो इसका जी आंसर है Animals in the water, on air and under the ground hear this news. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर है जी क्वेश्चन नंबर 3 as you seen on your screens. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं. Describe briefly in your own word about the news about the newcomer spread. By what means does the poet creates the idea that fear in the being spread through the animal kingdom? ये देख लीजिए, ये है इसका आंसर. The fish told the news to animals in the water. A thrush told this to bird. A rabbit told this to the animals in the jungle, and polar bear told this to the animals that live in the snow. The poet creates the idea that fear is being spread through the animal's kingdom by the repeated use of no and by describing the action of a corner. ठीक है, कॉमर. उसके बाद आ जाते हैं बी पोर्शन पर, जो कि है वर्किंग विद वर्ड्स. सबसे पहले है जी इसके अंदर आपने इस पोइम आपने जैसे कि आप लोगों को पहली क्लासेस में मेटाफर और सिमिली के बारे में बताया गया था, तो आपने मुझे इस पोइम के अंदर से ढूंढ के बताना है कि मेटाफर और सिमिली की एग्जांपल्स. इन द पोइम, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये वाला. इन द पोइम यू विल फाइंड अ मेटाफर, कैन यू से व्हाट इज. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है साइलेंट लेटर्स, यानी कि जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस करते हैं और जिनके स्पेलिंग में कोई चीज़ साइलेंट कर देते हैं हम. ठीक है. अब इसके वो आपको इसके अंदर वो साइलेंट लेटर्स बताने हैं. ड्यू, दो, शेडो, गोस्ट, पॉ और फिर मार्क्स. ई इसके अंदर साइलेंट है, इसके अंदर जी, एच, इसके अंदर डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू. ठीक है. फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग. सबसे पहला है क्लेम. इसके अंदर ये आई साइलेंट है, इसके अंदर एन साइलेंट है, इसके अंदर बी साइलेंट है और इसके अंदर जी साइलेंट है. साइलेंट तो आप लोगों को समझाने की मुझे मेरे ख्याल से तो आपको जरूरत नहीं है कि साइलेंट लेटर्स तो आप लोगों को पता होगा ना कि साइलेंट क्या होता है. यानी कि जब हम लोग कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं और उसके अंदर कोई चीज़ साइलेंट रख देते हैं, कोई अल्फ़ाबेट साइलेंट रख देते हैं, तो उसको हम साइलेंट लेटर कह देते हैं. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से साइलेंट लेटर बताने हैं आपने. तो इसके अंदर आई, एन, बी, आई, जी, ये मैं सब आपको साइलेंट लेटर अंडरलाइन करवा रही हूँ. ठीक है. आई, डी, एल, एन, यॉक, एल, बी, पी, जी, एन, एन, आई, बी, बी, एन, जी और फिर बी. ठीक है जी. उसके बाद आते हैं फाइंड द वर्ड इन द पोएम विद सिमिलर मीनिंग्स. इनके बताने हैं हमने, एक मतलब के सिमिलर मीनिंग यानी कि एक जैसे मीनिंग्स. तो जी इसके ऑब्लिटरेट का है किल, मेक बोल्ड डेयर, इम्पेनेट्रेबल इम्पैसिबल, सॉलन बोल्टेड, एयरिंग गेल, डिसरिगार्ड्स इग्नोर्स और फिर ट्रेस्ट का है गोस्ट. अब आ जाते हैं जी लर्न अबाउट लैंग्वेज पर. तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थोड़ा सा उन्होंने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि पहली बात तो ये बात आ जाती है कि मेन क्लॉज होते क्या है. मेन क्लॉज होते हैं वो दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करते. इसी तरह से मेन क्लॉज का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, that boy is my brother and this girl is my sister. तो अगर मैं ये कह दूँ that boy is my brother, तो ये वाला सेंटेंस तो हो रहा है ना मुकम्मल. और फिर जो अब अगर ऐसा सिचुएशन हो कि हमें इसके बगैर भी हमारे सेंटेंस मुकम्मल हो रहा हो, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज करता है डिपेंड. अब वो क्लॉज जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम दे देते हैं. दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है. वो उसके साथ कोई और वर्ड कोई और सेंटेंस ना भी लगाएं तो भी वो एक मायने दे रहा होगा,
ठीक है, जिस तरह के दैट बॉय इज माई ब्रदर। अब अगर मैं यही सिर्फ ये लिख दूँ और ये ना लिखूँ एंड दिस गर्ल इज माई सिस्टर, तो सिर्फ दैट बॉय इज माई ब्रदर एक मतलब दे रहा है ना, आगे वाली सेंटेंस लगाऊं ना लगाऊं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस वजह से यानी कि जिसको अगर हम पहला अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर मैं इसको ये करूँ, ठीक है, तो मतलब दे रहा है। जबकि अगर हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें, जो कि जिन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है, दिस इज बिकॉज दे आर जनरली नॉट एबल टू स्टैंड अलोन इन द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। ये किस वजह से कि मेन, अब हमने इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि ये इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं दे पाते, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के डिफरेंसेस हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। पहले के अंदर आएगा द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच। इसके अंदर द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, इसके अंदर है मेन क्लॉज। उसके बाद है माहम वेंट टू द लाइब्रेरी दो शी डिड नॉट वांट टू। माहम वेंट टू द लाइब्रेरी, ये है इसके अंदर मेन क्लॉज। सेकंड सेंटेंस के अंदर वी स्टॉप एट द टाउन वेयर माई फादर वॉज बॉर्न। वी स्टॉप एट द टाउन, इसके अंदर मेन क्लॉज होगा। When the sun came out, the boy went out to play football. The boy went out to play football. ठीक है। The actors meet the children. ये मेन क्लॉज हो गया। He came, मेन क्लॉज। The man went, ये भी मेन क्लॉज। The tree died, ये मेन क्लॉज। We shall all go to the park, ये भी मेन क्लॉज। The police arrested the man, यहाँ पर ये मेन क्लॉज। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी डी पार्ट पे, जो कि है डी पोर्शन पे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इलिट्रेशन के बारे में हमें बताया गया है। इलिट्रेशन द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और द सेम काइंड ऑफ द साउंड, एक ही तरह की साउंड की बार बार रिपीटिशन होना, ठीक है। द फिश सेड एज इट स्विम, एस और एस, ठीक है। तो इसके अंदर अल्ट्रेशन क्या है, सेड और स्विम, रिपीटिशन ऑफ एस। डेयर और डिग्स डीपर, फिर है जी एस और बी होना चाहिए, तो सेट स्नो ब्राइट, सेट द स्नो ब्राइट पोलर बियर। और उसके अंदर एस होना चाहिए, तो एस और सॉइल और स्नो। ठीक हो गया जी। योर टीचर विल रीड आउट वेरियस लाइन्स इन द पोएट्री आफ्टर ईच पिक आउट द वर्ड और यूज इलिटरेटिवली एंड राइट डाउन व्हेन एग्जांपल हैव बीन रीड योर। अच्छा जी, इसके अंदर आपने आप इसके अंदर पोएम के अंदर से आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड इलिटरेट वर्ड्स के यूज हुए हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। राइट योर ओन एग्जाम्पल ऑफ इलिटरेशन की आपने एग्जाम्पल लिखनी है। सो सिंपल सी बात है। ई पार्ट है कंपोजिशन। डू ह्यूमन ट्रीट एनिमल्स विथ फियर, क्या ह्यूमंस जो हैं वो जानवरों पर जुल्म करते हैं। तो जी इसका आंसर ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है जी। ये कंपोजिशन के सवाल जो होते हैं ना बच्चे, कभी कभार आ ही जाते होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको इस वजह से लिखवा रही हूँ। सम एनिमल्स आर मेंट टू बी demonstrated and some are meant to live in wild. As far as the relation between animals and the human being is concerned, the domestic animals have enjoyed the full benefits of the relationship in the company of humans. They are better protected and well taken care of. On the other hand, the relation of wild animals with human is founded upon a mutual fear. But when human beings begin to kill wild animals to fun, animals become victim of merciless slaughter. तो जी ये था इसका आंसर। आई होप सो ये ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, घर वालों को ढेर सारा प्यार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी चीज़ ना समझ आए तो बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।